हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो टर्म 1 का हमारा एग्जामिनेशन फाइनली कंक्लूड हो चुका है। जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा हार्टनिंग है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। पता चल रहा है कि आप सबका पेपर बहुत बढ़िया गया है और आप लोगों ने एक शानदार विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन में कर दी है। काफी सारे बच्चे ये भी बता रहे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं अपने एमसीक्यूज वगैरह की एक्सरसाइजेस में, उसमें से पूछे गए। कई सारे बच्चों ने ये भी बोला है कि क्वेश्चन वगैरह आया है और उसको देख के उनको एक पर्टिकुलर स्लाइड या फिर जो लेक्चर्स वगैरह थे उसका एक सर्टेन सेक्शन याद आ गया और उसके बेसिस पे उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो पॉइंट इज कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, आप लोगों ने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करी और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। अब ये जो विनिंग स्ट्रीक है जो आपने टर्म 1 में बनाई है, इसी को हमने टर्म 2 में कंटिन्यू करना है। इसी विनिंग स्ट्रीक के साथ में हमने टर्म 2 के एग्जामिनेशंस को भी बकायदा इसी तरीके से फोड़ देना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? जंग में एक बहुत जरूरी बात होती है, वो यह है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ वॉर में नहीं जाते तो फिर आप कितने भी वेल ट्रेन्ड सोल्जर हो, आप कितने भी अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर जाएं, बट आप जीत नहीं सकते। वही बात हमारे एग्जामिनेशंस पर लागू होती है। इफ यू आर नॉट बेटर प्रिपेयर्ड, you are not going to perform to the best of your capabilities। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग टर्म 2 के प्लान के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। किस तरीके से हम लोगों ने टर्म 2 में अपने आगे प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखूंगा कि किस तरीके से हमने अपना टर्म 2 की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है, किस तरीके से हमने पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं और किस तरीके से ये जो शानदार सफर जो हम लोगों ने शुरू किया है हिस्ट्री टर्म 1 में, इसी को हम साथ में कंटिन्यू करते हुए टर्म 2 के एग्जामिनेशन को भी उसी लेवल पे कॉन्कर करेंगे, उसी तरीके से कॉन्कर करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन को किया है। तो सबसे पहले हम लोग अब ये देखते हैं कि हमने एक्चुअल में टर्म 2 में कितना सिलेबस पढ़ना है। हमारे टर्म 2 हिस्ट्री क्लास 12 के पेपर में क्या क्या आने वाला है, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो बेसिकली हम लोगों को 5 चैप्टर्स जो हैं टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं। पहला चैप्टर है थीम नंबर 9। थीम नंबर 9 का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास 12 की दूसरी किताब, उसमें से ये चैप्टर पूछा जाएगा। उसका लास्ट चैप्टर या फिर जो लास्ट थीम है वो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। उसके बाद में आता है आपका थीम नंबर 10। ये हिस्ट्री क्लास 12 तीसरी किताब, उसका पहला चैप्टर है, दैट इज कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड। और ये भी चैप्टर हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना, हाफ चैप्टर पढ़ना है, एक सर्टेन पेज तक आपको इसको पढ़ना है। सीबीएसई ने बकायदा मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग इसे वहीं तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम लोगों को देखना है। इसके बाद में अगली थीम आती है थीम नंबर 11, दैट इज रेबल्स एंड द राज। ये चैप्टर हम लोगों ने करना है। देन थीम नंबर 13 जिसमें महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्टिक मूवमेंट के बारे में बातचीत करनी है। एंड देन लास्ट चैप्टर और लास्ट थीम दैट इज गोइंग टू बी थीम नंबर 15 जिसमें हम लोगों ने फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन चैप्टर्स में आखिर कंटेंट क्या क्या है। अगर हम लोग बोलते हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। अगर हमने कह दिया रेबल्स एंड द राज तो इसमें हम लोग क्या चीज देखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तो आखिर इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं, इनमें हमको मिलेगा क्या। तो पहली चीज, ये तो हमारा सिलेबस रहा कि इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, मगर इसमें पढ़ना क्या है या फिर इसका कंटेंट क्या होने वाला है हर एक चैप्टर का, उसका एक थोड़ा सा हम लोग एक जरा सा एक ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों को देखना है थीम नंबर 9, एंड ये एकमात्र चैप्टर है जो आपकी हिस्ट्री क्लास 12 की दूसरी किताब से टर्म 2 में आने वाला है, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में बेसिकली हम लोगों को मुगल कोर्ट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में बातचीत करनी है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को इसमें मुगल अंपायर नहीं पढ़ना, हम लोगों को इसमें मुगल कोर्ट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में बातचीत करनी है कि किस तरीके से मुगल कोर्ट चला करता था, किस तरीके से फंक्शन किया करता था, क्या वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे जो मुगल अंपायर ने बनाए थे और किस तरीके से हिंदुस्तान की सोसाइटी पे उनका प्रभाव पड़ा और आज तक उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम लोग जहांपना के दरबार में देखेंगे। हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी फंक्शनिंग वगैरह कर किस तरीके से इन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया था। ये चैप्टर करने के बाद में, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स करने के बाद में हम लोग आएंगे कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड पे और क्वीन विक्टोरिया ने किस तरीके से हमारे देश पर राज किया है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे देश में राज शुरू किया था। उनके जो अर्ली फेजेस वगैरह थे, जब ये अंपायर वगैरह सेटअप हो रहा था, ब्रिटिश अंपायर, और स्पेसिफिकली जब कंपनी राज वगैरह चल रहा था, तो किस तरीके की पॉलिसीज वगैरह अंग्रेज लेकर आए और उसने खास तौर पर हमारे जो देहाती समाज है, हमारा जो कंट्री साइड का इलाका है, उस पर किस तरह से असर डाला। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में होता यह है, जनरली शहरी इलाकों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में काफी बात होती है। हमारे ग्रामीण परिवेश
परिवेश पर किस तरीके से अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा या अंग्रेजों की पॉलिसीज का प्रभाव पड़ा, इस पर ज्यादा बात होती नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके राइटर्स ने एम्फेसिस करके बोला है कि भाई अंग्रेजों की हुई हरकतों का हमारे जो देहात के इलाके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक तो आप लोगों ने उसके बारे में बातचीत करनी है। ये करते हुए फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारी जो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, जो एक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारी चीजें हम लोग जो अपनी जरूरत की बना लेते थे, एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से किस तरह फिर हम लोग एक कॉलोनियल इकोनॉमी की तरफ गए, वो पूरी के पूरे सफर का या फिर उस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्टली हिंदुस्तान के समाज के ऊपर ब्रिटिश अंपायर का किस तरीके से असर पड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे आज ये टी शर्ट पहन रखी है या जीन्स पहन रखी है या फिर आप एक सर्टेन तरीके की ड्रेसिंग करते हैं, अल्टीमेटली अंग्रेजों का प्रभाव है। तो इस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स में हिंदुस्तानी समाज पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव छोड़े हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि ये सारी चीजें जब हो रही थी, अंग्रेज जब ये सारी चीजें कर रहे थे, तब कुछ पर्टिकुलर ब्रेव मैन थे, कुछ लोग थे जो इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने किस तरीके से अपने आप अंग्रेजों के खिलाफ स्टैंड लिया। चलिए ठीक है, कामयाबी नहीं मिली जो भी हुआ, मगर किस तरीके से अगर वो आखिर वो खड़े हुए और किस तरीके से उन्होंने वैलर के साथ में बकायदा अपने जोश और जज्बे के साथ में अंग्रेजों को डिफाई किया और किस तरीके से डिफाइंस दिखाया और अंग्रेजों के ऊपर इन चोटें इन्फ्लिक्ट करी, किस तरीके से उनको भी हर्ट और डैमेजेस वगैरह इन्फ्लिक्ट किया, वो सारी कहानी जो है हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है और देखना है हर हाइनेस क्वीन विक्टोरिया ने क्या हरकतें करी हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है। चलें जी, अगला देखते हैं। अगला चैप्टर आता है थीम 11, दैट इज रेबल्स अंडर राज। इसमें हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। कैसे रिवोल्ट शुरू हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी, क्यों फेल हो गई, ये सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे। मगर साथ ही साथ फिर वही बात आती है कि क्या इसके प्रभाव पड़े। ये ग्लोरियस बैटल जो लड़ी गई थी, जब आप लोग जानते हैं कि आपका जो दुश्मन है या फिर आपका जिससे सामना है वो दुनिया की सबसे माइटीएस्ट पावर है, सुपर पावर है, मगर फिर भी आप खड़े हो गए जोश और जज्बे के साथ में। आपको पता है आपके पास उनके जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है, आप तलवारों से गन के खिलाफ सामना कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मौत निश्चित है, उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं। तो क्या वो वजह थी, क्या वो मोटिवेशन था और किस तरीके से इसने हमारे समाज पर असर डाला, क्यों लोग आकर इसके साथ में जुड़े। लाखों लोग मारे गए मगर झुके नहीं, लड़ते हुए मारे गए। इन सारी चीजों को हम लोग, इन सारे बातों को, इन माइंडसेट को समझने की बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोशिश करने वाले हैं। और हम लोग देखने वाले हैं हाउ दीज फ्यू गुड मेन स्टूड अगेंस्ट द माइटीएस्ट एम्पायर ऑफ देयर टाइम एंड हेल्ड देयर ग्राउंड। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है थीम नंबर 13। इसमें बातचीत होगी महात्मा गांधी और इनके नेशनलिस्टिक मूवमेंट के बारे में। इसमें हम लोग ये बातचीत करेंगे बेसिकली कि कैसे एक आदमी अपने बिलीफ्स के बेसिस पर, अपने कन्विक्शंस के बेसिस पर दुनिया की सबसे माइटीएस्ट सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया, एक ऐसे हथियार के साथ जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई इस हथियार के साथ भी खड़ा हो सकता है। और वो था सत्य और अहिंसा, वो था नॉन वायलेंस। किस तरीके से आखिर आपने ये बोला कि आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा, मगर मैं तब भी आपसे लड़ूंगा और तब भी आपसे जीतूंगा। ये जो एक कंसेप्ट था जिसने एकदम हिंदुस्तान के समाज पे महात्मा गांधी के टाइम पीरियड पे जादू की तरह असर किया, और आज तक ये नॉन वायलेंट जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे देश के फाउंडेशंस में डले हुए हैं। किस तरीके से कन्विक्शंस डेवलप हुए, किस तरीके से महात्मा गांधी ने इनको नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनाया, किस तरीके से लोगों को इस तरीके से डिसिप्लिन किया कि आप में ये बात आएगी कि मैं आपसे लड़ूंगा मगर मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा। आप मुझे मार दें, खत्म कर दें, मेरे अस्तित्व को मिटा दें, मगर मैं आपको बदलूंगा, आपसे जीतूंगा बिना आपके खिलाफ हिंसा किए हुए, नॉन वायलेंस से। तो ये जो सत्य और अहिंसा के कंसेप्ट्स हैं, किस तरीके से ये कन्विक्शंस डेवलप हुए और कैसे इन्होंने इसको नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनाया, ये हम लोग थीम नंबर 13 में देखने वाले हैं। एंड देन कम्स द लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म नंबर 2, जिसमें हम लोग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आज की तारीख में जो हम लोग आजादी बोल देते हैं, ये आजादी आखिर आई कैसे। ये जो आजादी हम लोग जी रहे हैं, ये जो फ्रीडम है हमारे पास, ये जो आपका बोलने का अधिकार है, ये जो बराबरी का अधिकार है, ये जो आपके पास में जानने का अधिकार है, ये सारे जो अधिकार हैं, ये जो सारे राइट्स हैं, ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो आपको आपका संविधान देता है, आखिर ये संविधान बना कैसे, कौन वो लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया, क्या आपकी फिलॉसफी थी, क्या आपका आइडिया था। भारत का संविधान अगर आज ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, इसमें यही प्रावधान क्यों डाले गए हैं। दूसरी तरीके की बातें भी हो सकती थी, क्यों आपने लोकतंत्र को ही अपनाया, क्यों आप कम्युनिज्म की तरफ नहीं गए, क्यों आप सोशलिज्म को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किए। अलग अलग चीजों को, अलग अलग फिलॉसफीज को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, जिन्होंने शानदार डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, दुनिया के सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और किस तरीके से इस संविधान ने हमारे समाज के ऊपर एक जबरदस्त
असर डाला है। 1947 में आजादी मिलने के बाद से 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद से किस तरीके से हमारी सोसाइटी का फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कारण हुआ है, इसको भी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बातचीत करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में। सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या कंटेंट है, किन चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है, उसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब ये सिलेबस कैसे किया जाएगा, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये 2-fold स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसके 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट को मैं कहता हूं इन्वेड एंड कॉन्कर, हमला करो और जीत लो, एंड दूसरे को मैं बोलता हूं कंसोलिडेट, यानी कि जो जीता है उसके ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करो। तो यहां पे इन्वेड करने का मतलब यह है कि सीबीएसई का जो वेल डिफाइंड आपका सिलेबस है, हम उसके पीछे जाएंगे एंड अपने आप को वहीं तक कन्फाइन रखेंगे जितना हमारा सिलेबस वगैरह है। सेकंड थिंग, कंकर का मतलब यह है कि हम लोग ये सिलेबस वेल ऑन टाइम खत्म करने वाले हैं। एग्जामिनेशन के काफी पहले हम लोग इस सिलेबस को कर खत्म करेंगे ताकि हमारे पास इसके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा वक्त बचे। एंड तीसरी चीज आती है कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब आपने इन्वेजन कर लिया यानी कि आपने सीबीएसई के वेल डिफाइंड सिलेबस पर हमला बोल दिया, और जब आपने उसे जीत लिया यानी कि जब आपने उसे खत्म कर दिया, उसके बाद में जीते हुए को पे अपनी पकड़ को मजबूत करना, यानी कि बार बार रिवीजन करना सिलेबस की जितना भी आपका कंटेंट है उसका बार बार रिवीजन। उसके बाद में लगातार जो है प्रॉब्लम्स वगैरह की प्रैक्टिस जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, और इसके अलावा दूसरी जो चीजें, दूसरी वो टेक्निक्स, दूसरे वो सारे एस्पेक्ट्स वगैरह के ऊपर मेहनत करना, स्ट्रेस करना, जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। चलें जी, तो इन्वेड एंड कॉन्कर में बेसिकली हम लोग अब सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, इन्वेड एंड कॉन्कर, एंड उसके बाद कंसोलिडेट में जो पहला पार्ट अपना है इन्वेड एंड कॉन्कर, किस तरीके से हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है, 20 दिसंबर को जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा, उसके जस्ट बाद आपकी क्लासेस वगैरह जो हैं शुरू हो जाएंगी। आपको लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, पर डे मिनिमम 1 लेक्चर जो है आपका अपलोड होगा। एंड आपका जो सिलेबस है इस स्पीड पे चलते हुए या तो जनवरी के एंड या फिर अर्ली फरवरी में खत्म होगा। हर एक लेक्चर जो है वो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स के बीच का रहेगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ लेक्चर्स हैं जो थोड़े से लंबे भी जाएंगे इससे, मगर जनरली आपके लेक्चर 35 to 40 मिनट्स के बीच में रहने वाले हैं। अब ये जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ये एनसीईआरटी से ही बनाए जा रहे हैं, ये कहीं और से नहीं बनाए जाएंगे। द लेक्चर्स विल बी मेड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह इधर उधर से जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट अगर लगेगी तो दैट विल बी इंक्लूडेड, दैट इज नो डाउट अबाउट दैट। बट द चैप्टर इज गोइंग टू बी मेनली और द लेक्चर इज मेनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इटसेल्फ। और ये इस तरीके से बनाया जाएगा, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, ये लेक्चर इस तरह से बनाया जाएगा एनसीईआरटी से कि एक बार अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल एनसीईआरटी बंद कर दें, फेंक दें, उससे कोई जरूरत नहीं है उसकी, एक तरफ बंद करके रख दीजिए। लेक्चर देख लिया एक बार आपने, एक बार में अगर आपको अच्छे से याद नहीं हो आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, एंड ऑफ द स्टोरी, यू वोंट बी रिक्वायरिंग एनसीईआरटी। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट आई कैन गारंटी। आपको फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस तरीके, और यहां पे एक बात और, लेक्चर्स इस तरह से बनाए जाएंगे, पढ़ाया इस तरीके से जाएगा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस तरीके से बिल्डअप किए जाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, आपका दिमाग खुलना चाहिए, ना कि आपने रटना है। हिस्ट्री में कई लोग कहते हैं कि आप तारीखें रट लीजिए, आप फैक्ट्स को याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। जितने बच्चों ने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि आई डोंट टीच इन दैट मैनर। मैं कंसेप्ट बनवाता हूं। हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स में इनफैक्ट फोकस भी इसी बात के ऊपर करते हैं कि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका दिमाग खुला हुआ, आप सोच सकते हैं, किसी कंसेप्ट के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, आप उसे भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा। स्ट्रेस में कितनी भी आप आ जाएं, कितना भी मुश्किल से मुश्किल प्रेशर की सिचुएशन में आ जाए, कंसेप्ट बना रहा तो आप सवाल सॉल्व कर जाएंगे। अगर आपने क्राइम किया, अगर आपने रट्टा मारा तो आप भूल सकते हैं, आपके दिमाग से वो चीज निकल सकती है। दिमाग अंतिम मोमेंट पे, निर्णायक क्षणों पे धोखा दे सकता है। बट अगर आपने कंसेप्ट बनाया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कंसेप्ट कभी दिमाग से जाते नहीं। आप किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके अपना जवाब जो है निकाल ही लेते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पर भी वही होने वाला है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं। कई लोग तो ये भी बोलेंगे इतिहास में कैसे कंसेप्ट होते हैं, ये तो सिर्फ मारकाट, लड़ाई झगड़े, इन सब की पूरी दास्तान है जो आपको सुनानी है। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है, इस पे भी आप एनालिसिस करें, इसमें भी आप अगर समझें तो आपको समझ में आता है कि कंसेप्ट वगैरह होते हैं हिस्ट्री में। जिन लोगों ने मेरे साथ लेक्चर किए हैं वो समझ रहे हैं क्या बात बोल रहा हूं। तो हम लोग यहां पर कंसेप्ट वगैरह को क्लियर करेंगे, अपनी अप्रोच ऐसी रखेंगे कि आपकी दिमाग जो है भेजे में घुसनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ना कि रटना है उसको। ये बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग कंसेप्ट वगैरह के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस के साथ में चलेंगे। चलें जी, कंसोलिडेट में फिर यह होगा कि एक बार आपने चैप्टर खत्म किया, आपने चैप्टर पे हमला किया और आपने उसको जीत लिया, इन्वेड,
जॉब डन, खत्म। इसके बाद में इस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किए जाएंगे। एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में हम लोग इस तरीके के एमसीक्यूज आपको देंगे जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और इन एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करते वक्त भी काफी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में आपको हो सकता है सही जवाब ना पता हो, मगर फिर भी आप सही जवाब निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन का मेथड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, या फिर कई बार इंटेलेक्चुअल गेसिंग, हर तरीके की टेक्निक और चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सारे एमसीक्यूज वगैरह हम लोग एक चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आएगा आपके चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। इसमें हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, और इस तरह से कवर करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इस तरीके से उसके शॉर्टर वर्जन को देखेंगे कि सारा जो कंसेप्ट है जो हमने डिटेल में पढ़ा था वो सब रिवाइज हो जाए और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको समझ में आए कि कहीं पे अगर कमी है तो कहां इंप्रूवमेंट करना है, और अगर तैयारी हो गई है, अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, तो उसके बाद में इसको किस तरीके से कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना है। तो कंसोलिडेट करने का मतलब यह रहेगा, इस तरीके से जो है हम लोग इस पर्टिकुलर आपके किसी भी चैप्टर को इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करके खत्म करेंगे। इसके बाद में आता है आपका डाउट्स। इतना सब करने के बाद में भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहते हैं, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, तो उसके लिए हमारे डाउट सेशंस भी होंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद में जितना हमारा टाइम पीरियड है, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1 मंथ, उस एक पूरे महीने में हम लोगों ने दो ही चीजें करनी है। हम लोगों ने जमकर प्रैक्टिस करनी है, भर भर के पेपर्स लगाने हैं, खूब ज्यादा जो है आपके कंसेप्ट वगैरह को क्लियर करना है, और साथ ही साथ आपके डाउट्स या फिर प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कहीं पर निकल कर आते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हम लोग उसका भी जवाब देंगे। हम लोग उनको भी जो है क्लैरिफाई करते चलेंगे, ताकि कोई शक और शुबा ना रह जाए, कोई आपके मन में किसी तरीके की कंसेप्ट को लेके कोई कमजोरी ना रह जाए, और किसी तरीके से, किसी एंगल से, किसी एस्पेक्ट से एग्जामिनर आपको फंसा ना पाए, एग्जामिनर इस तरीके की चीज ना कर पाए कि आपसे वो एग्जाम का मैं उस सवाल का जवाब ना देता बने। मैं बकायदा बोल रहा हूं कि 100% से हम लोग कम पे टारगेट नहीं करेंगे। चलें जी, तो ये चीज होगी। इसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर यही स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो हो रही है। कई लोग तो चैप्टर एक बार पढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि इसको बार बार रिवाइज कर लो, बहुत है। कई लोग एक बार आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, बोलते हैं कि बार बार रिवाइज कर लो, उसके बेसिस पे सॉल्व कर लो, बहुत है, हो जाएगा। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बता रहे हो, आप इसमें इंटेलेक्चुअल गेसिंग की बात कर रहे हो, आप इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने को बोल रहे हो, आप ये तक बोल रहे हो कि अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आंसर ना पता होने पर भी आप सही जवाब लगा सकते हो। ये क्या बात हुई? ये किस तरीके की बात है? तो इसका जवाब, या फिर इस तरह से घूमकर पूछ सकते हैं कि आप इस तरीके की स्ट्रेटजी आखिर इस तरीके का सब्जेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाने में काहे को इस्तेमाल कर रहे हो? जवाब यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है टाइम टेस्टेड है, बकायदा साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर अगर आप चले तो आपकी प्रिपरेशन तो देखिए किसी भी तरीके से हो सकती है, बट आपकी जो प्रिपरेशन है माइटिएस्ट ऑफ द माइट होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से चलते हैं। बिकॉज इट इज नॉट दैट कि मैं अपना व्यू बता रहा हूं, इट इज अ साइकोलॉजिकली टाइम टेस्टेड थ्योरी जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, और उसके अनुसार हम लोग इसमें चलने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि इससे अच्छी प्रिपरेशन इतिहास विषय में दैट यू कैन टेक इट एज अ गारंटी फ्रॉम मी नहीं हो सकती क्लास 12 के टर्म 2 या फिर टर्म 1 के एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर आप के बारे में बात कर लें। ना सिर्फ आप इससे अपने एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, या फिर सिर्फ एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने तक ही जो है बात नहीं रहनी है, बात इससे थोड़ी सी अब लंबी जाएगी। ना सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी की मदद से बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे, आप इंजॉय करोगे सीखने के सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि एक होता है एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, और एक होता है सब्जेक्ट को पी जाना। आप उसे अपने रगों में बहता हुआ महसूस करते हैं, आप फील करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट तो मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे ही पढ़ने के लिए मैं पैदा हुआ था, ये नॉलेज जो है इसके बिना तो मैं अधूरा था, अब मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आई एम अ बेटर मैन, आई एम अ वेल प्रिपेयर्ड मैन, आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। तो ये जो एक पर्टिकुलर चीज है कि सिर्फ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यह भी है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए, आपका सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, किसी चीज को सीखने का जो मजा है, जो एक सुख है, जो एक संतुष्टि है, वो हासिल होनी चाहिए। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इस लेवल पे तैयारी करने के बाद 12th में आप लोग हैं, इसके बाद में आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कई लोग पीएचडी के लिए जाएंगे। हो सकता है कई लोग आप में से इंस्पायर हो इतिहास को एज अ सब्जेक्ट लेने के लिए आपकी हायर स्टडीज में। क्या पता हमें आप लोगों में से शानदार आर्कियोलॉजिस्ट मिल जाए, जो पता चला कि हिंदुस्तान में 8-10 हजार साल पुरानी कोई मूर्ति खोज लें। हो सकता है हिंदुस्तान का एक नए सिरे से इतिहास आप लोग लिख दें। हो सकता है आप कहीं और जाके किसी और सभ्यता के बारे में जबरदस्त खोजें कर डालें। तो यू नेवर नो, देयर आर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आर हिडन। तो जिस तरह से हमारे पॉटर साहब थे,
इस पक्षी के ऊपर बैठने के पहले पार्ट थर्ड में डर रहे थे, मगर बैठने के बाद जब उनको पता चला कि सफर का मजा ही अलग है, फ्लाइट का मजा ही अलग है, तो एंजॉयमेंट का लेवल देखिए। मैं भी चाहता हूं कि आप इसी तरीके से ये हिस्ट्री नाम के पक्षी पे बैठने से डरे नहीं या फिर इससे बोर ना हो, इसको एंजॉय करें, इसको महसूस करें कि इसमें कितना मजा है, इसमें कितना सुख है और कितना ज्यादा संतुष्टि है इतिहास को जानने में। इतिहास अपने आप में कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त सब्जेक्ट हो सकता है या फिर है। तो ये हमारी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी है। अब हमारा जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन है, हमारा जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन का मैलफॉय है, बेसिकली ये इन इरादों के साथ में है कि ये हमारे हैरी को उड़ा देगा। ठीक है जी, हमारे हैरी यानी कि हमारे स्टूडेंट्स वगैरह। तो ये हमारे हिस्ट्री के क्लास 12 के टर्म 2 के एग्जामिनेशन के इरादे हैं, हिस्ट्री के क्लास टर्म 2 के मैलफॉय के इरादे हैं। बट हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट हैं उनका जवाब भी देख लीजिए भाई। हमारे जो मैग्नेट ब्रेन के स्टूडेंट्स हैं, हमारी प्रिपरेशन के साथ में वो टर्म 2 के इस मैलफॉय को इस तरीके से निपटा देंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर एंटायर प्रिपरेशन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या चाहते हो, हमें ऐसे निपटाओगे, ऐसे उड़ाओगे? तो फिर देख लो जोर कितना बाजुए कातिल में, हम तुम पे ऐसे प्रहार करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर स्ट्रैटेजी कि ये जो एग्जामिनेशन क्लास 12 के टर्म 2 का है, ये मैलफॉय बनकर अगर हम पे हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर हम भी इसके ऊपर अपना प्रहार इस तरह से करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द रोड मैप। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में ये मेरा प्रेजेंटेशन था आप लोगों को। इसमें बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना रोड मैप देखा है, क्या वो पूरा का पूरा रास्ता रहने वाला है जिस पर चलते हुए हम लोग टर्म 2 की जर्नी अपनी पूरी करने वाले हैं। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, कुछ भी हो आप सीखेंगे, आप इंजॉय करेंगे। सबसे जरूरी होता है, भगवान बुद्ध ने कहा है, पहुंचने से ज्यादा जरूरी होता है अच्छे से सफर करना। एंड मेरी गारंटी है ये सफर बहुत शानदार रहने वाला है, ये सफर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। बस मैं आप लोगों से एक चीज चाहता हूं, सिर्फ एक चीज। मेरी आप लोगों से इस पूरे सफर में एक छोटी सी डिमांड रहेगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोग लेक्चर्स को देखिए। जिस दिन अपने ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसी दिन आप इनको देखिए। इसमें से आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की। आप एक बार देखिएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा और वो आपके खून में बहने लगेगा। दैट इज समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस। ये मुझे अपने ऊपर भरोसा है। बट मैं आप लोगों पे एक छोटे से भरोसे के साथ एक छोटी सी चीज आप लोगों से चाहता हूं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। आप लगातार जो है कंसिस्टेंसी के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहिए। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में लेक्चर्स देखते रहिए, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। किसी हालत में जो है अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दीजिए। ये मत करिए कि आप एक साथ बैठ के 8-10 लेक्चर्स इकट्ठे देख रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं रहेगी। सिर्फ इतना करना है, रेगुलर जिस दिन अपना लेक्चर अपलोड हो रहा है उसी दिन आपने देखना है, उसी दिन आपने उसे प्रिपेयर कर लेना है और 1-2 बार और रिवाइज कर उसको अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप इस कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आप जीतेंगे। हमारा मिल्खा जो है रेस में सबको पछाड़ देगा। हमारे जो मिल्खा सिंह हैं वो सबके सब जो है आगे निकलते चले जाएंगे। वो सबके सब जो हैं अपनी जो विनिंग स्ट्रीक को जो उन्होंने टर्म 1 में बनाई है इसी को वो टर्म 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। कोई ऐसा रीजन नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हुए कि आप वही जबरदस्त परफॉर्मेंस टर्म 2 में रिपीट ना करें जिस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में आप टर्म 1 में चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे ऋतिक रोशन, या फिर इस तरह से बोलूं कि मेरे प्यारे करण शेरगिल्स, तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य के प्रति, फोकस करिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को और हम लोग करण शेरगिल से लेफ्टिनेंट करण शेरगिल बनने तक के सफर को, अपने लक्ष्य को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव को शुरू करने वाले हैं। एग्जाम अपना जैसे ही खत्म होता है 20 दिसंबर को अपने एग्जाम के बाद में आपका एग्जामिनेशन के सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस करना है। एंड देन we are going to start our journey for term 2 and we are going to start it with bang, we are going to start it with style and we are going to start it with an iron will and a firm commitment. On this note I would be taking leave of you all. ध्यान रखें अपना, पॉजिटिव रहें और तैयार हो जाएं जबरदस्त सफर की शुरुआत के लिए। थैंक यू, जय हिंद।